Hello everyone, good evening, welcome again. Today's we have the topic allergic rhinitis, chapter 4, subject MSN first. Alright, so let's begin. What is allergic rhinitis? Allergic rhinitis is an inflammation of the nasal mucous membrane caused by allergens exposure, significantly impacting patients' daily lives. Alright, सो एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन होना आपकी नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में कॉज बाय किसी भी एलर्जेंस की वजह से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पेशेंट डेली लाइफ पर आपके पेशेंट का अफेक्ट करती है। इन सिंपल वर्ड में एलर्जिक राइनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जी। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जी एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा कॉज बाय एन एलर्जेंस। आपके नेजल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन होना और दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी एंड व्हेन सिम्टम ऑक्यूर थ्रू आउट द ईयर। अब जो सिम्टम है वो आपका ऑक्यूर होता है थ्रू आउट, कभी भी आपकी ईयर में कभी भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। और सिम्टम जब आपका ऑक्यूर होता है आपका सीजनली, जैसे कि आपका सीजन में, आपका विंटर में, आपका रेनी सीजन में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हे फीवर, कॉल्ड द हे फीवर। अब पॉजिटिव एजेंट इसमें एनवायरमेंटल हो सकता है और आपका एयरबोर्न भी हो सकता है and it affect 10 to 30% of adult and 40% of children worldwide, highlighting its prevalence a global health concern. This presentation focus on improving nursing care and patient outcome by understanding the condition thoroughly and applying best practice in medical surgical nursing. Alright, तो क्या होता है आपका वर्ल्ड वाइड आपका अफेक्ट करती है 10 to 30% ऑफ एडल्ट एंड 40% ऑफ द चिल्ड्रन को। और एवरी पर्सन हैज एक्सपीरियंस, राइट? हर एक पर्सन ने एलर्जिक राइनाइटिस का आपको एक्सपीरियंस किया है। नाक से आपका पानी का बहना, स्नीजिंग होना, कफिंग होना, दिस इज द एलर्जिक राइनाइटिस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डिफाइनिंग एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या? व्हाट इज राइनाइटिस? व्हाट इज एलर्जिक राइनाइटिस? It is the inflammation of nasal mucous membrane triggered by allergens. In simple word में definition है, it is the inflammation of nasal mucous membrane and it is the allergic rhinitis. It is the most common form of allergy. Alright, अब इसके टाइप जो आता है आपका सीजनल जो होती है, जिसको हम हे फीवर बोलते हैं, और पेरिनियल जो होती है आपका ईयर राउंड में कभी भी हो सकती है। देन कॉमन जो एलर्जेंस होते हैं, जो कॉजेस होता है किसकी वजह से हो सकती है, पोलन की वजह से। पोलन ग्रेन हो गया, ग्रॉस हो गया, डस्ट हो गया, माइट्स हो गए, एंड पेट का जो डेंडर्स होता है उसकी वजह से हो सकता है, मोल्ड स्पोर्स की वजह से आपको हो सकती है। मतलब पोलेंस जो किसान वगैरह फार्मिंग करते हैं तो उससे जो भूसा निकलता है डस्ट पार्टिकल्स होता है उसकी वजह से, डस्ट माइट की वजह से, पेट जो हमारे पालतू घर में कुत्ते बिल्ली होते हैं, गाय भैंस, उनके जो उससे क्या निकलता है, डेंडर्स निकलता है, उसकी वजह से हो सकते हैं, उनकी स्किन से, हेयर से, मोल्ड की वजह से आपको हो सकता है, मोल्ड स्पॉट की वजह से। सो दिस इज द कॉमन एलर्जेंस एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अभी इकोनॉमिक कितना इम्पैक्ट करती है? एनुअली हेल्थ केयर कॉस्ट रेंज बिटवीन $3 billion to $5 billion. Alright. Now here is the pathophysiology of allergic कैस्केड। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका? तो फर्स्टली जो आपका अफेक्ट करती है आपका आईजी मेडिएटेड रिस्पॉन्स जिसमें होता है, जिसमें आपका जो एलर्जेंस होता है, एलर्जेंस एक्सपोज ट्रिगर इम्यूनोग्लोबिन ई प्रोडक्शन इनिशिएटिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स। और ओके, तो जो एलर्जेंस होता है उसके साथ जैसे ही एक्सपोज होता है वो आपका ट्रिगर करता है इम्यूनोग्लोबिन ई को, एंड प्रोडक्शन जब इसका होता है तो आपका इनिशिएट करता है एलर्जिक रिस्पॉन्स को। सेकंड में आता है आपका अदर इन्फ्लेमेटर। अदर जो आपका इन्फ्लेमेटर मेडिएटर होते हैं लाइक आपका ल्यूकोट्रिन और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड साइटोकाइनिन्स एक्सरवेट इन्फ्लेमेशन, राइट? तो अदर इन्फ्लेमेटर आपके मेडिएटर कौन कौन से होते हैं? लाइक आपका ल्यूकोट्रिन्स हो गया, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, एंड साइटोकाइन्स हो गया, जो कि आपका एक्सरवेट करते हैं आपकी इन्फ्लेमेशन को, जो आपके मास्ट सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, एंड इट लीड टू हिस्टामाइन रिलीज कॉजिंग टिपिकली एलर्जिक सिस्टम। अब मास्ट सेल क्या करते हैं? लीड्स करते हैं आपके हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं, और जैसे ही आपका हिस्टामाइन रिलीज होता है तो वो आपका कॉज करता है टिपिकली एलर्जिक सिम्टम्स को।
ऑलराइट। अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, इंक्लूड आपका वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का आपका डायलेट होना, इंक्रीज मैस्कुलर परमिबिलिटी, जो ब्लड वेसल्स की परमिबिलिटी है वो इंक्रीज होना, एंड एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है आपका म्यूकस का प्रोडक्शन भी एक्सेस होना, ज्यादा होना, इंक्रीज होना। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम। अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में, तो क्लासिक जो सिम्टम्स होते हैं वो आपका स्नीचिंग, आपको बहुत ज्यादा छींक आना, स्नीचिंग होना, राइनोरिया होना, राइनोरिया में इसकी रनिंग नोज होना, नाक से आपका पानी बहना, नेजल कंजेशन, नेजल आपका कंजेशन होना आफ्टर सम टाइम, ईचिंग होना, ईचिंग और प्लूराइटिस भी आपको हो सकता है। ऑलराइट, देन एसोसिएटेड सिम्टम्स आपका पोस्ट नेजल ड्रिफ्ट, पोस्ट नेजल से आपका ड्रिफ्ट होना, आपका नेजल एंड कफ होना, फटीग होना, हेडेक होना, दिस इज द एसोसिएटेड सिम्टम। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग पेल एंड सोलो नेजल म्यूकोसा, अब जो नेजल म्यूकोसा है वो पेल होना, सोलो होना आपका नेजल म्यूकोसा में। एलर्जी का आपका सिनर, एलर्जिक सिनर्स क्या होते हैं आपका डार्क सर्कल अंडर द आइस, आइस के सराउंडिंग में आपका डार्क सर्कल होना, दिस इज नोन एज द एलर्जिक सिनर। और आपका मॉर्गन साइन, आपके आइस के नीचे क्या होना आपका लाइनिंग होना, मॉर्गन लाइंस। ऑलराइट, देन आपका सिम्टम सीवियरिटी, इनकेस सीवियर होता है तब आपको क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो क्लासिफाइज एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, सीवियर बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट। अभी आपकी लाइफ की क्वालिटी को कितना इम्पैक्ट कर रही है उसके बेसिस पर इसको माइल्ड, सीवियर और मॉडरेट इसको डिफाइन किया है, अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया। ऑलराइट, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या क्या डायग्नोस्टिक करना होगा, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन। ऑलराइट, पेशेंट का आपका फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन, डिटेल इंक्वायरी अबाउट एलर्जेंस, एक्सपोजर एंड सिम्टम पैटर्न, राइट। तो पेशेंट से आप पूरा डिटेल इंक्वायरी करेंगे, आप पेशेंट से, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे अबाउट एलर्जेंस के बारे में, डिटेल हिस्ट्री ऑफ द पैटर्न के बारे में, एंड एक्सपोजर पैटर्न के बारे में, ऑल अबाउट आपको डिटेल पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना है, दिस इज द हिस्ट्री कलेक्शन। एंड इसके अलावा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप इसमें इंस्पेक्शन ऑफ नेजल म्यूकोसा, नेजल जो म्यूकोसा है उसको आप इंस्पेक्ट करेंगे फॉर इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा के लिए, वहां पर आपका नेजल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन और एडिमा तो नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका एलर्जी, एलर्जी टेस्टिंग करेंगे, लाइक आपका स्किन प्रिक टेस्ट और सीरम स्पेसिफिक आईजीई टेस्ट, रेस्ट टेस्ट जो होता है वो आप कराएंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज द नेजल साइटोलॉजी, नेजल साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल्स and tissue is known as cytology, presence of eosinophils confirm allergens inflammation, right। नेजल साइटोलॉजी जब हम करेंगे जिसमें आप क्या देखना है, प्रेजेंस ऑफ इसेनोफिल्स जो कि कंफर्म करता है आपका एलर्जिक इन्फ्लेमेशन। ऑलराइट, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक कंफर्मिंग टेस्ट। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शन मैनेजिंग एलर्जिक राइनाइटिस, अब एलर्जिक राइनाइटिस के लिए आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, तो फर्स्ट आपका एलर्जेंस अवॉइडेंस, फर्स्ट यू हैव टू अवॉइड द एलर्जेंस, जिस भी एलर्जेंस की वजह से हो रही है आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, पेशेंट की हेल्प करना है फाइंड आउट करने में, और उसको उसके बारे में बताना है ताकि वो उनसे अवॉइड कर पाए। सो प्राइमरी स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एलर्जेंस एक्सपोजर एंड सिम्टम, प्राइमरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए कि एलर्जेंस से हमको रिड्यूस करना है एक्सपोज होने से, और सिम्टम को भी हमको रिड्यूस करना है। राइट, सेकंड हमारा फार्मेकोथेरेपी, फार्मेकोथेरेपी हमारा क्या क्या हो सकता है, फार्मेकोलॉजिकल क्या क्या हम ड्रग्स ले सकते हैं, तो फर्स्ट है आपका एंटीहिस्टामाइन, आप एंटीहिस्टामाइन ले सकते हैं। इसके अलावा आप नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे, डीकंजेस्टेंट पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे, और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर, राइट। कौन कौन सी मेडिकेशन, कौन कौन सी ड्रग जाएगी, एंटीहिस्टामाइन, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डीकंजेस्टेंट और ल्यूकोट्राइन, राइट। सो यू हैव द होमवर्क, आपको इनमें इनके इस ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, दो ड्रग के आपको एग्जाम्पल लिखना है उनका, विथ एमजी के साथ आपको नाम लिखना है। ऑलराइट, एंटीहिस्टामाइन कौन सी है, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा है, डीकंजेस्टेंट और ल्यूकोट्राइन कौन कौन सा है। ऑलराइट, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे या आप मुझे ग्रुप पर भेजेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका इम्यूनोथेरेपी, हमको इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को देना है। इम्यूनोथेरेपी में आपका कौन सी थेरेपी आती है, डिसेंसिटाइजेशन विथ एलर्जी, शॉर्ट और सब
लिंगुअल टैबलेट। राइट, तो डिसेंसिटाइजेशन विथ एलर्जी हम शॉट दे सकते हैं पेशेंट को, जिसमें कि हमारा थेरेपी में हमारे एक लेजर लाइट होती है जो कि नोज के पास से हमारी जिस रीजन में म्यूकोसा है वहां से ही जाती है और वहां को डिसेंसिटाइज करती है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंसिटाइज विथ एलर्जी शॉट। इसके अलावा सबलिंगुअल आपकी टैबलेट आती है जो आपको जीभ के नीचे रख कर उसको चूसना होता है। ऑलराइट, इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, सम ऑफ रेमेडीज लाइक आप ले सकते हैं घर में। देन नेजल सलाइन हो गया जिससे आप रिंस कर सकते हैं। यूज ऑफ ह्यूमिडिफायर, जो कि ह्यूमिडिफायर में आपकी जो ईयर होती है उसको हम होल्ड करके आपकी नोज से जाती है, जो कि आपके सिम्टम्स को रिलीफ करती है। इसके अलावा आप मास्क वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिस भी चीज से आपको एलर्जी है, डस्ट पार्टिकल से, पोलन से, तो मास्क वगैरह का आप यूज कर सकते हैं। फेस को अपना कवर कर सकते हैं। जब भी आप बाहर निकलते हैं, आप रोड साइड निकलते हैं, धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप मास्क लगा सकते हैं। आप बाइक वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, एट दैट टाइम आप हेलमेट या मास्क का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल केयर। अब नर्सिंग का क्या क्या रोल होगा, नर्सिंग क्या क्या इंटरवेंशन कर सकती है, तो हियर इज द फर्स्ट असेसमेंट। यू हैव टू असेसमेंट कंप्लीटली, इवैल्यूएट सिम्टम, सीवियरिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट रेगुलरली। राइट, तो नर्सिंग को क्या क्या असेसमेंट करना है, इवैल्यूएट करना है पेशेंट के सिम्टम को, सीवियरिटी को, क्या क्या उसको सिम्टम है, कितना उसका सीवियरिटी है, और जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं रेगुलरली उसका कितना इफेक्टिवनेस है, कितना वर्क कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, इनकेस पेशेंट आपका एडमिटेड है तो। राइट, सेकंड वन इज देयर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन करना है नर्स को, एंड टीच प्रॉपर नेचुरल स्प्रे टेक्निक एंड स्ट्रेस मेडिकेशन एडेरेंस। इसके अलावा जो भी मेडिकेशन है, नेजल स्प्रे वगैरह है, पेशेंट को दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से पेशेंट को यूज करना है उसके बारे में पेशेंट को बताना है, और जो भी मेडिकेशन प्लान है उस पर एडेरेंस रहना है उसके बारे में भी पेशेंट को एजुकेट करना है। थर्ड वन इज द मॉनिटरिंग। Nurse should have monitor, track side effect and change in symptom and quality of life. Right, तो nurse have to monitor the side effect change, जो भी symptom उनको track करना, कोई side effect तो नहीं हो रहा, कोई changes तो नहीं आ रहा, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका जो सिम्टम्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितना बेहतर हुआ या कितना वर्स हुआ, डिटोरिएट हुआ, वो पेशेंट को मॉनिटर करना, कंप्लीटली वाइटल साइन मॉनिटर करना, एंड जो भी टेस्ट वगैरह कराएं उनको मॉनिटर करना। Fourth one is the environmental control. Environmental control, it helps patient implement allergens reduction strategy at home and work. इन्वायरमेंटल कंट्रोल में पेशेंट आपका इनकेस किसी जगह पर वर्क करता है या ज़्यादा एलर्जेन से एक्सपोज होता है उसकी वर्किंग कंडीशन में, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको बताना है इनकेस हेल्प इम्प्लीमेंटेशन एलर्जेन रिडक्शन स्ट्रेटेजी घर पे या फिर उसकी वर्किंग में जहाँ पर भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे उसको रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है, तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज वो फॉलो कर सकता है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके बारे में पेशेंट को आपको एजुकेट करना, उसकी हेल्प करना। नाउ पेशेंट एजुकेशन एंड एम्पावरिंग, पेशेंट को एम्पावर करना, एजुकेट करना अबाउट एलर्जेंस अवॉइडेंस टिप्स के बारे में, लाइक प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर रिड्यूसिंग एक्सपोजर एट होम एंड वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। तो प्रैक्टिकली उसे एडवाइस देना किस तरीके से वो एक्सपोज होने से रिड्यूस कर सकता है, जो भी एलर्जेंस उनके कॉन्टेक्ट में आने से बच सकता है, लाइक आपका मास्क वगैरह वेयर करना, लेटेक्स वगैरह, या किसी भी रीजन पे उसे एलर्जी है तो उसका फेस को कवर करना, एलर्जेंस के कॉन्टेक्ट में आने से रिड्यूस होना। सेकेंड आपका इम्यूनोथेरेपी के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देना, एक्सप्लेन बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ द रिस्क एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर द डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। तो डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका रिस्क क्या है, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उसे क्या मिल सकता है उसके बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज देना। आफ्टर दैट इनकेस पेशेंट बिल्डिंग है तो आपको पुट अप करना। राइट, देन मेडिकेशन गाइडेंस, मेडिकेशन के बारे में पेशेंट को आपको गाइड करना। नेक्स्ट वन इज देयर क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन करेक्ट यूजेस ऑफ पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडेरेंस। तो पेशेंट को क्लियर आप इंस्ट्रक्ट करना करेक्ट यूजेस के बारे में, उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट के बारे में, एज वेल इम्पोर्टेंस ऑफ एडेरेंस, कितना इम्पोर्टेंस है आपको मेडिसिन जो है कॉन्टिन्यूसली लेना उसके बारे में पेशेंट को बताना।
सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना। नेक्स्ट वन इज द सेल्फ मैनेजमेंट, पेशेंट को एनकरेज करना नेजल आपका सलाइन लेने के लिए, नेजल को डिजीज करने के लिए, सिम्टम ट्रैकिंग के लिए, लाइक प्रोएक्टिव केयर के लिए। ऑलराइट, तो जो भी वो घर पे कर सकता है वो सारी चीजें, आपका नेजल रिंस हो गया, आपका स्प्रे वगैरह कैसे लेना है ना, ये सारी चीजों के बारे में उसको एजुकेट करना। एंड नाउ पेशेंट potential complication and recent advance. Next one is the potential complication and recent advance. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है इनकेस हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक आपका कंटिन्यू होता है। तो फर्स्ट इज द साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस, जो कि आपकी ओरल कैविटी, ओरल में आपकी स्कल में होते हैं आपके साइनस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। ओटाइटिस मीडिया होना, इन्फ्लेमेशन आपका ईयर में आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होना। अस्थमा होना, अस्थमा ऑन एक्सर्वेशन, अस्थमा होना एक्सर्वेट करने की वजह से। स्लीप डिस्टर्बेंस होना, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। रिसेंट एडवांस में क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल थेरेपीज। इसके अलावा जो मैंने आपको लेजर थेरेपीज बताई, बायोलॉजिकल थेरेपीज एंड टारगेटिंग आईजीए एंटीबॉडीज ऑफर प्रिसाइज इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन, राइट। सो दिस इज द रिसेंट एडवांसमेंट जो कि अभी आया हुआ है। दिस द बायोलॉजिकल थेरेपीज हो रही है, जो कि आपकी टारगेट करती है आईजीए को, एंटीबॉडी को ऑफर करती है प्रिसाइसली, बट इट इज द मोस्ट कॉस्टली और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन, ऑलराइट, एंड न्यूली डिस्कवर्ड ऑप्शन, ऑलराइट। द नेक्स्ट आपका ऑनगोइंग रिसर्च इन्वेस्टिगेटिंग कंटिन्यू इनटू न्यू ड्रग टारगेट एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, ऑलराइट। So this is the simple disease, not more complicated, but if not treated, any simple diseases will become the complicated, alright. Then next आपका conclusion, enhancing patient outcome. Now here is the conclusion, किस तरीके से हम इसे enhance कर सकते हैं patient outcome को। So here is the common what manageable, this is the common disease but manageable. Allergic rhinitis present widespread challenges but can be effectively controlled with proper care, alright. So allergic rhinitis present widespread challenges, so this is the widespread challenges, हर लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं और कभी ना कभी आपको होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है, बट कैन बी कंट्रोल। इसे हम प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं इफ इन केस हम इसके बारे में नॉलेज है और सारी चीज़ों का हम प्रिकॉशन वगैरह ले रहे हैं और जो भी प्रिवेंटिव मेजर है उनको हम फॉलो कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं हम ट्रिगर्स होने से, एलर्जन से, तब हम इसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नर्सेस की रोल इसमें होगा आपका, फिर प्रॉपर तरीके से पेशेंट को असेसमेंट करना, पेशेंट को एजुकेशन देना, जो भी इंटरवेंशन है उनको प्रॉपर तरीके से इंटरवेंट करना, क्रूशियल टू इम्प्रूविंग आउटकम के लिए। तो फाइनली अवर गोल इज enhance patient quality of life through comprehensive compassionate nursing care, alright. So it's all about the rhinitis, allergic rhinitis. I hope you are enjoying this lecture, this PPT, this topic. If you have any doubt regarding this topic, you may ask. Let's sum up the quickly. सो हमने यहाँ पर देखा एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक आपका राइनाइटिस क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस आपका दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी एंड एलर्जिक राइनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द nasal mucosa membrane triggered by the any allergens, and here is the two type. First is the seasonal, it is also known as hay fever. Perennial, it is the throughout the year, alright. Common allergens, pollen, dust, mite, paint tender, mold spore. This is the common denders, common allergens, alright. And sign and symptom is the sneezing, rhinorrhea, running nose, nasal congestion होना, itching होना, proctitis होना, post nasal drip होना, cough होना, fatigue होना, headache होना, pale and sallow mucosa होना, allergic sinners होना, dark circle under the eyes, and this is the common symptom. Diagnosis may be physical examination, history collection, allergy testing, and nasal cytology. Some of the treatment option, the main treatment is focusing on antihistamine, nasal corticosteroid, decongestant, leukotriene, alright. So this is the treatment option. And avoidance of allergies,
immunotherapy, or non-pharmacological like normal saline, and humidify the symptoms, and some of nursing management like assessment, medication, administration, monitoring, right? सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में. टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.